जय हिंद दोस्तों, आप सभी के एक बार बहुत बहुत स्वागत है फोर्स एमपीपीएससी की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के हिस्टोरिकल टूरिज्म को कवर करना शुरू किया था और मैंने बताया था कि हम लोग हिस्टोरिकल टूरिज्म में मेनली क्या क्या कवर करेंगे। हिस्टोरिकल टूरिज्म में हम लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश के जितने भी फोर्ट्स हैं यानी मध्य प्रदेश के जितने भी किले हैं उनको कवर करेंगे। किले के साथ साथ उन किले के भीतर या उन किले से बाहर कौन कौन से महल है उनको कवर करेंगे यानी पैलेसेस को कवर करेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी टॉम्ब है यानी कौन कौन सी समाधि है और कौन कौन से मकबरे हैं इनको भी कवर करेंगे। और फिर लास्ट में हम मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गुफाएं हैं उनको भी कवर करेंगे। और इस तरह दोस्तों हम लोगों ने किलों को कवर करना शुरू कर दिया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्वालियर के किलों को कवर किया था, जिसे भारत का जिब्राल्टर, किलों का रत्न, किलों का सिरमौर, और बाबर ने इसकी खूबसूरती को देखते हुए द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद कहा था। यस और नो? आप आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। आज हम लोग अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ग्वालियर की ही चर्चा कर रहे हैं आज की क्लास में। और ग्वालियर में एक महल है दोस्तों, उसका नाम है जय विलास पैलेस या जय विलास महल, जिसे आमतौर पर आप सभी सिंधिया महल भी कह देते हैं। तो पहला सवाल यह पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार इस जय विलास महल का निर्माण किसने कराया। तो आपको ध्यान रखना है इस जय विलास पैलेस का जो निर्माण है जयाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, जय विलास पैलेस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा कराया गया। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान सुनिए दोस्तों, इस महल किसी भी बड़ी बिल्डिंग हो, उसके बड़ी बिल्डिंग के निर्माण के लिए कोई ना कोई इंजीनियर चाहिए होता है या सुनो, जिसे हम वास्तुकार भी कह देते हैं। इस जय विलास पैलेस के वास्तुकार का नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका नाम था माइकल फिरोज। और इस फिरोज की जगह कई बार माइकल फिलोसे भी कह देते हैं। क्लियर है? तो आपको कम से कम यहां पे 2 पॉइंट अभी ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जय विलास पैलेस है कहां पे? ग्वालियर में है। इस जय विलास पैलेस का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो वो थे जयाजी राव सिंधिया। इसका वास्तुकार कौन था, इंजीनियर कौन था? तो आपको बोलना है माइकल फिलोसे। इतनी बात ध्यान रह जाएगी। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन है? आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूरोपियन पर्सनालिटी है यानी यूरोप का एक व्यक्ति है। इसीलिए इस जय विलास पैलेस का जो डिजाइन है वो भी यूरोपियन शैली है। समझ में आ गई बात? तो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आएगा जय विलास पैलेस कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर में। दूसरा, इसका निर्माण किसने कराया? जयाजी राव सिंधिया ने कराया। तीसरा, इसके वास्तुकार कौन है? माइकल फिरोज या माइकल फिलोसे हैं। और इसकी जो शैली है, जिस प्रकार में इटली में जिस प्रकार की बिल्डिंग शैली होती है उसी प्रकार की शैली जय विलास पैलेस की है। तो इसकी शैली इटालियन है। अब चूंकि इटली यूरोप में है इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? यूरोपियन शैली। समझ में आ गई बात? एक और सवाल यहां से बनता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार इस जय विलास पैलेस का निर्माण क्यों कराया गया था? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस जय विलास पैलेस के निर्माण के पीछे का कारण था एक ब्रिटिश अधिकारी ग्वालियर आए हुए थे। उनका नाम था किंग एडवर्ड। और इन्हीं किंग एडवर्ड के स्वागत के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके आने पर जो दरबार लगाया जाता है उसी के लिए जय विलास पैलेस का निर्माण कराया गया। यानी एक बार अगर मैं समराइज कर दूं कि आपको कम से कम कितनी बातें ध्यान रखनी है, तो पहली बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये देखिए जो आपको खूबसूरत महल दिख रहा है यही है जय विलास पैलेस। पहला क्वेश्चन कहां है? ग्वालियर में है। दूसरा क्वेश्चन, किस सिंधिया शासक ने निर्माण कराया? तो जयाजी राव सिंधिया ने कराया। तीसरा क्वेश्चन, किसके आगमन में करवाया गया था? तो ब्रिटिश अधिकारी किंग एडवर्ड के आगमन में करवाया गया था। चौथा क्वेश्चन, इसके वास्तुकार कौन है? तो माइकल फिलोसे या माइकल फिरोज है। किस शैली में बना हुआ है? यूरोपियन या इटालियन शैली में बना हुआ है। और ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है? जय विलास पैलेस। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो आपको पूरा खूबसूरत महल दिख रहा है, इस महल के कुछ हिस्से में म्यूजियम बना दिया गया है। इस महल के कुछ हिस्से में क्या कर दिया गया है? इस महल के कुछ हिस्से में म्यूजियम बना दिया गया है। और महल का जो बाकी हिस्सा है वो आज भी सिंधिया राज परिवार के निवास के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जय विलास पैलेस है इसका कुछ हिस्सा म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और बाकी का जो हिस्सा है वो सिंधिया परिवार का वर्तमान में भी निवास स्थान है। क्लियर दोस्तों? इसी तरह मध्य ग्वालियर में एक दूसरा पैलेस देखने को मिलता है और उस पैलेस का नाम है मोती महल। समझ में आ गई बात? तो वही उसी प्रकार के सवाल बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि मोती महल कहां पे है? तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर में। अच्छा, ध्यान सुनिएगा, एक मोती महल आपको रामनगर जो कि मंडला जिले में आता है वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो मोती महल मध्य प्रदेश की 2-3 जगह देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध कौन सा मोती महल है ज्यादा? वो है दोस्तों ग्वालियर का मोती महल। पहला सवाल पूछा जाएगा कि इस ग्वालियर वाले मोती महल का निर्माण किसने
कराया। तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। वो कौन थे? जय विलास पैलेस वाले शासक कौन थे? वो थे जयाजीराव। कौन थे? जयाजी राव। और ये कौन है? जीवाजीराव। दोनों के नाम में अंतर है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ध्यान रखना है? किस ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया? जीवाजीराव सिंधिया ने। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया? जीवाजीराव सिंधिया ने करवाया था। लेकिन ये जो ग्वालियर का जो जय विलास पैलेस है, वो उसका निर्माण किसने कराया है? जयाजीराव सिंधिया ने करवाया है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनिए, इससे एक सवाल ये पूछा गया था कि ये जो मोती महल है, इस किस पत्थर से बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये लाल चूना पत्थर से बनवाया गया था। किससे? लाल चूना पत्थर से। समझ में आ गई बात? अगली बात ये ध्यान रखना है, इसकी शैली कौन सी थी? मैंने आपको जय विलास पैलेस बताया। जय विलास पैलेस की जो शैली थी वो थी इटालियन या यूरोपियन शैली, जबकि इस मोती महल की जो शैली है दोस्तों, वो है वेस्टर्न स्टाइल या पाश्चात्य शैली में बना हुआ है। समझ में आ गई बात? अब इस महल का निर्माण क्यों कराया गया? याद करिए, मैंने आप लोग को बताया है अभी कुछ देर पहले कि जो जय विलास पैलेस है, उसका निर्माण ब्रिटिश के एक अधिकारी आए हुए थे, किंग एडवर्ड, उनके स्वागत में बनवाया गया था। जबकि इस मोती महल का निर्माण दोस्तों, इस मोती महल का निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने अपने निवास के तौर पर करवाया था। समझ में? अब ध्यान सुनिएगा, इस मोती महल का जो निर्माण है या इसका जो डिजाइन है, आप कभी पूना जाएंगे, कहां जाएंगे? महाराष्ट्र में जो पूना है वहां जाइए, और वहां पे एक स्थान आता है शनिवार वाड़ा। क्या? शनिवार वाड़ा। और एक महल भी है वहां पे, और ये जो शनिवार वाड़ा महल है, ये पेशवाओं का निवास स्थान हुआ करता था। किसका? पेशवाओं का। तो इस ग्वालियर के जो मोती महल का निर्माण है, ये पूना के शनिवार वाड़ा के स्टाइल में ही कराया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है कि आखिरकार इस मोती महल का निर्माण किसने कराया? तो आप आंसर करेंगे, इस मोती महल का निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने करवाया। किस शैली में करवाया? पाश्चात्य शैली में। किस पत्थर से बना है? लाल चूना पत्थर से बना है। और ये किससे प्रभावित है? तो पूना में जो पेशवा का पैलेस है उससे प्रभावित है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान सुनिए दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा एकदम इत्मीनान से। मुझे बताइए, मध्य प्रदेश का हैप्पी बर्थडे कब है? यानी मध्य प्रदेश का अस्तित्व कब हुआ? यानी मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? तो आप बोलेंगे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। यानी मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, और 1 नवंबर 1956 से पहले भारत में मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं हुआ करता था। तो जब मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था दोस्तों, तो इस ग्वालियर और इंदौर वाले एरिया को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, और उस राज्य का नाम हुआ करता था मध्य भारत प्रांत। क्या नाम हुआ करता था? सेंट्रल इंडिया प्रोविंस या मध्य भारत प्रांत। ये क्या हुआ करता था? एक राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश के पहले। अब अगर ये राज्य हुआ करता था, तो इसकी कोई ना कोई विधानसभा भवन होगी, या सुनो। और इस मध्य भारत प्रांत का जो विधानसभा भवन था, जहां पे विधायक बैठते हैं, कानून बनाते हैं, वो यही मोती महल हुआ करता था। समझ में आ गई बात? तो आपसे एक यहां पे सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले, यानी जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उस वक्त मध्य भारत प्रांत का विधानसभा भवन किस इमारत को बनाया गया था? तो ये था दोस्तों मोती महल। तो क्या क्या ध्यान रखना है? मोती महल कहां पे? ग्वालियर में है। किसके द्वारा निर्माण कराया? जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। किससे प्रेरित होकर करवाया गया था? तो पूना में जो शनिवार बाड़ा है, और शनिवार बाड़ा में जो पेशवा का महल है, उसी महल से प्रभावित होकर जीवाजीराव सिंधिया ने मोती महल का निर्माण कराया। उसके बाद ध्यान रखना है, ये मोती महल मध्य भारत प्रांत के विधानसभा भवन के तौर पर भी कार्य करता रहा। समझ में आ गई बात? चलिए दोस्तों, अब ध्यान सुनिएगा, इस मोती महल में कुछ समय तक मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय भी हुआ करता था। अब ध्यान सुनिए, मैंने ये कौन सी बातें कर दी उसको समझिए। आप लोगों ने कैग का नाम सुना होगा। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के संविधान में भी इसकी चर्चा की गई है, कैग की। अब ये जो पद होता है, ये जो अधिकारी होता है, इसका काम क्या होता है? इस अधिकारी का काम होता है भारत सरकार और राज्य सरकार को जो पैसे दिए गए हैं, उस पैसों का खर्चा भारत सरकार ठीक ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही, कोई जिस काम के लिए पैसा दिया गया है उसी काम पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या सुनो, ये सब देखने का काम, ये सब जांचने का काम किस अधिकारी का होता है? कैग का होता है। समझ में आ गई बात? अब ये कैग एक व्यक्ति पूरे देश में ऑडिट तो नहीं कर सकता, तो इसकी सहायता के लिए हर राज्य में क्या होते हैं दोस्तों? प्रधान महालेखाकार नाम का एक क्या होता है? पद होता है। क्या होता है? प्रधान महालेखाकार। और ये प्रधान महालेखाकार किसके अधीन काम करेगा?
कैग के अधीन ही काम करेगा। प्रधान महालेखाकार क्या काम करेगा? ये जो अधिकारी है वो इस बात की जांच करेगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो पैसे का ठीक ढंग से उपयोग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार में तो पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। ये राज्य के भीतर ये सब जांचने का काम किसका होता है? प्रधान महालेखाकार का होता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेंट जनरल। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेंट जनरल। तो ये जो मोती महल था दोस्तों, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोती महल कुछ समय के लिए मध्य भारत के विधानसभा भवन के तौर पर कार्य करता रहा। उसके बाद दोस्तों जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया तो मध्य प्रदेश का जो राजधानी है भोपाल बना दी गई और विधानसभा भवन भी कहां पे शिफ्ट कर दिया गया? भोपाल में ही शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद ये मोती महल एजी ऑफिस के तौर पर काम करता रहा। एजी ऑफिस यानी अकाउंटेंट जनरल। समझ में आ गई बात इतनी? तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या, यहां से फिर से सुन लीजिए। मोती महल का कम से कम निर्माता आपको ध्यान रखना है जीवाजीराव सिंधिया। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया? जीवाजीराव सिंधिया। शैली पाश्चात्य शैली में है, चूना पत्थर, आप इसे याद रखना चाहे तो रखें, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाल चूना पत्थर से निर्मित है। यह महल पूना के पेशवा पैलेस की तर्ज पर निर्मित है। 1947 से पहले यह मध्य भारत के विधानसभा भवन के तौर पर भी कार्य करता रहा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये कुछ समय तक अकाउंटेंट जनरल एजी ऑफिस के तौर पर भी काम करता रहा। अब आप पूछेंगे क्या वर्तमान में भी इस मोती महल में अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है? मैं कहूंगा नहीं। अब एजी ऑफिस जो है अलग से एक बिल्डिंग बन गई है, वहां पे अकाउंटेंट जनरल का कार्यालय लगता है और उसे ऑडिट भवन कहते हैं। और यह भी ग्वालियर में है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑडिट भवन कहां पे है? ग्वालियर में है। या यूं पूछा जा सकता है कि प्रधान महालेखाकार का कार्यालय कहां पे है? तो ग्वालियर में। क्लियर है? तो हम लोगों ने कितने महल को कवर कर लिया? 2। सबसे पहले जय विलास पैलेस किसने निर्माण कराया? जयाजीराव सिंधिया ने। उसके बाद हम लोगों ने मोती महल का, ये देखिए दोस्तों, ये है मोती महल, और मोती महल का निर्माण किसने कराया? जीवाजीराव सिंधिया ने। मध्य भारत के विधानसभा भवन के तौर पर भी कार्य करता रहा। अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस के तौर पर भी ये जो बिल्डिंग है वो काम करती रही। समझ में आ गई बात? चलिए दोस्तों, अब एक बात ध्यान से समझिएगा इत्मीनान से, ठीक है? मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त 1911 की। कब की कहानी सुनाने जा रहा हूं? 1911 की। और 1911 में क्या हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन के एक महाराजा भारत आए हुए थे। उनका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज फिफ्थ। और उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थी, उनका नाम था महारानी मैरी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था महारानी मैरी। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि समय है 1911 का, और 1911 में ब्रिटेन के जो महाराजा हैं जॉर्ज पंचम और जो महारानी है मैरी, वो कहां पे आई हुई थी? भारत आई हुई थी। और जब वो आई थी, मुझे बताइए, भारत इनका गुलाम है? जॉर्ज पंचम महारानी मैरी का अभी उपनिवेश है, ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो इनके आगमन में, एक स्वागत में एक दरबार लगाया जाएगा। और 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन में दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता है, जिसे कहते हैं तृतीय दिल्ली दरबार। क्या कहते हैं? थर्ड दिल्ली दरबार। यानी थर्ड कह रहा हूं, यानी पहले भी 2 दरबार लग चुके हैं, बिल्कुल लग चुके हैं। समझ में आ गई बात? और आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो कि इसी तृतीय दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। समझ में आ गई बात? अब ध्यान सुनिए, ये जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर घूमने आते हैं। कहां पे घूमने आते हैं? ग्वालियर। और मुझे बताइए, जब इतना बड़ा महाराजा ग्वालियर घूमने आएगा तो जब ये आएगा तो इसके स्वागत में एक दरबार भी लगाया जाएगा, इसके ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। और इनके रुकने के लिए उस समय ग्वालियर के सिंधिया शासक हुआ करते थे माधवराव सिंधिया प्रथम, और उनके द्वारा ग्वालियर में एक दरबार हॉल का निर्माण कराया जाता है। उस दरबार हॉल का नाम था विक्टोरिया भवन। क्या नाम था? विक्टोरिया भवन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विक्टोरिया भवन है कहां पे, तो आप बोलेंगे ग्वालियर में। इस विक्टोरिया भवन का निर्माण किसने कराया? तो आपको कहना है माधवराव सिंधिया प्रथम ने। किसने? माधवराव सिंधिया प्रथम ने। समझ में आ गई बात? क्यों बनवाया गया था? जॉर्ज पंचम जब ग्वालियर आए थे तो उनके दरबार के लिए बनवाया गया था विक्टोरिया भवन। समझ में आ गई बात? अब ध्यान सुनिएगा,
ये जॉर्ज पंचम आगे चलकर शिवपुरी की यात्रा करते हैं। कहां जाते हैं? शिवपुरी जिले में। आप सभी को पता है शिवपुरी जो है दोस्तों, ये सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। अब चूंकि शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है, क्या है, यानी जंगल का क्षेत्र। शिवपुरी में कौन सा नेशनल पार्क आ जाता है? माधव नेशनल पार्क। इसलिए ये जो शिवपुरी का जो जंगली क्षेत्र है वो सिंधिया शासकों का, राजा महाराजाओं का शिकार गाह हुआ करता था, यानी हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। अब जॉर्ज पंचम जब ग्वालियर में आए तो उनके स्वागत के लिए विक्टोरिया भवन का निर्माण कर दिया गया। उसी तरह जब जॉर्ज पंचम शिवपुरी में जो जंगल की यात्रा करने के लिए आए तो शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क के भीतर एक महल का निर्माण कर दिया गया और उस महल को कहते हैं जॉर्ज कैसल भवन। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलिए, जॉर्ज कैसल पैलेस या जॉर्ज कैसल भवन। तो यहां पे आपसे 2-3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, फिर ध्यान से सुनिए मैंने क्या क्या कहा। मैंने बताया कि 1911 में ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आती हैं। इनके स्वागत के लिए 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार लगाया जाता है। इसी तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द किया जाता है और दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई जाती है। जॉर्ज पंचम जब ग्वालियर घूमने आते हैं तो माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा उनके स्वागत में विक्टोरिया भवन नाम की इमारत बनाई जाती है। माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा ही शिवपुरी में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण कराया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जॉर्ज कैसल भवन है कहां पे? तो आप बोलेंगे शिवपुरी में। जॉर्ज कैसल भवन का संबंध किस नेशनल पार्क से? तो आप बोलेंगे माधव नेशनल पार्क से है। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि जॉर्ज कैसल भवन और विक्टोरिया भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? माधवराव सिंधिया प्रथम के द्वारा करवाया गया। किस शासक या किस अधिकारी के आगमन में करवाया गया था? तो जॉर्ज पंचम के आगमन में करवाया गया था। इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस जॉर्ज पैलेस भवन की एक फोटो देख लेते हैं, क्लियर है, जिससे हम लोग इमेजिन बेहतरीन ढंग से कर पाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको खूबसूरत इमारत दिख रही है इसी का नाम है जॉर्ज कैसल भवन। समझ में आ गई बात? चलिए, ग्वालियर में दोस्तों आपको एक बहुत खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। चारों तरफ से तालाब है छोटा सा और उस तालाब के बीच में एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है बैजा ताल। क्या नाम है दोस्तों? बैजा ताल। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बैजा ताल से? ध्यान सुनिए। सबसे पहला पूछा जाएगा कि ये जो बैजा ताल ये है क्या चीज, किस चीज का नाम है? क्या कोई महल है या सुनो, क्या कोई कॉलेज है, क्या है ये बैजा ताल? तो ये बैजा ताल दोस्तों एक तालाब है और उस तालाब के बीच में आप देख पा रहे होंगे एक क्या हुआ है? तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है। क्या हुआ है दोस्तों? तैरता हुआ मंच। आप लोगों ने तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ मंच कहां है तो आप बोलेंगे वो है बैजा ताल। कहां पे है दोस्तों? ये है ग्वालियर में। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसका निर्माण कराया क्यों गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था कि पानी के बीच में गर्मी के दिनों में शासक यहां पे बैठ पाए और जनता की समस्याओं को सुन पाए। अब गर्मी के दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जब शाम के वक्त शासक यहां पे बैठेगा तो आसपास की जो हवाएं होंगी ये पानी की ठंडक को शासक तक पहुंचाएंगी और शासक आराम से रह पाएगा। समझ में आ गई बात? यानी एक प्रकार के मीटिंग हॉल के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो पहला बात तो हमें समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाएगा देश का एकमात्र तैरता हुआ मंच कहां पे है तो आप बोलेंगे वो है बैजा ताल। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि इस बैजा ताल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तो आप बोलेंगे इस बैजा ताल का निर्माण बैजा बाई के द्वारा करवाया गया था। नाम से क्लियर है बैजा ताल, तो ये आ जाएगा बैजा बाई। अब सवाल उठता है ये बैजा बाई है कौन? तो ध्यान सुनिएगा, एक सिंधिया शासक हुआ करते थे, उनका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था दौलत राव सिंधिया और इन्हीं दौलत राव सिंधिया की विधवा पत्नी हुआ करती थी बैजा बाई और इन्हीं बैजा बाई के द्वारा बैजा ताल का निर्माण कराया गया। तो मैंने क्या क्या कहा एक बार फिर से सुनिए। ये बैजा ताल क्या है? तो एक तैरता हुआ मंच है। क्यों बनवाया गया था? कि शासक बीच में बैठकर गर्मियों के दिनों में आनंद ले सके। या सुनो, उसके बाद पूछा जाएगा इस बैजा ताल का निर्माण किसने कराया? बैजा बाई ने कराया। बैजा बाई कौन थी दोस्तों? तो दौलत राव सिंधिया की विधवा पत्नी थी और दौलत राव सिंधिया की मृत्यु जब 1827 में हो जाती है तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था और उस बच्चे का नाम फिर आगे चलकर पड़ता है जनको जी राव सिंधिया। समझ में आ गई बात? तो आपको यह ध्यान रखना है बैजा ताल के बारे में। तो क्या क्या हम लोगों ने कवर किया? सबसे पहले मैंने आपको बताया जय विलास पैलेस जो जयाजी राव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था।
उसके वास्तुकार माइकल फिलोस थे, यस नो। फिर मैंने आपको बताया मोती महल, जिसका निर्माण जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था, जो पूना के शनिवार वाड़ा में जो पेशवा का महल है उसकी डिजाइन पर, उसकी तर्ज पर बनवाया गया था। फिर मैंने बताया ये मोती महल मध्य भारत के विधानसभा भवन के रूप में कार्य करता था। और ये जो मोती महल है दोस्तों, ये जो मोती महल है ये अकाउंटेंट जनरल यानी मध्य प्रदेश के जो प्रधान महालेखाकार है उनके कार्यालय, उनके ऑफिस के तौर पर भी काम करता रहा। चलिए दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने ग्वालियर के जितने भी महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे ग्वालियर का किला हो या ग्वालियर के किले के बाहर जो 2-3 इंपॉर्टेंट महल है, उनकी चर्चा हम लोगों ने अच्छे ढंग से कवर कर ली। ठीक है, चलिए दोस्तों एक अगले किले की तरफ बढ़ते हैं और उस किले का नाम है नरवर का किला। क्या नाम है दोस्तों? नरवर का किला। तो पहला सवाल पूछा जाएगा कि नरवर का किला है कहां पे? तो आप देखिए, आपके सामने एक मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है। मध्य प्रदेश के मैप में यहां पे है शिवपुरी, और शिवपुरी में ही क्या है? माधव नेशनल पार्क है। और इसी माधव नेशनल पार्क के भीतर क्या है? मैंने अभी अभी बताया, जॉर्ज कैसल भवन। इस शिवपुरी में एक स्थान है नरवर। क्या है? एक शिवपुरी में एक स्थान है नरवर। और प्राचीन समय में यहां पे एक राजा का शासन हुआ करता था। उन राजा का नाम था राजा नल। समझ में आ गई बात? और राजा नल ने अपनी प्रेमिका, इनकी एक प्रेमिका थी, बाद में उनकी विवाह भी हो जाता है, यानी उनकी पत्नी भी थी, उनका नाम था दमयंती, रानी दमयंती। राजा नल ने अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका रानी दमयंती के लिए शिवपुरी के नरवर नाम के स्थान पर एक किले का निर्माण कराया गया। और चूंकि ये किला नरवर में है, इसीलिए इस किले को हमने क्या कहने लगे? हम लोग इस किले को नरवर का किला कहने लगे। तो क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, ध्यान सुनिएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा, नरवर का किला कहां पे है? तो शिवपुरी में। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, नरवर का किला कहां पे है? शिवपुरी में। नरवर का किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो राजा नल के द्वारा कराया गया था। किसके लिए कराया गया था? तो अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका रानी दमयंती के लिए कराया गया था। या फिर इस तरह से भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम गाथा का संबंध मध्य प्रदेश के किस किले से है? तब आपको उस वक्त आंसर देना है नरवर का किला। याद हो जाएगा? जल्दी मुझे बताइए, जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किसने कराया था? भूलिए ना, जिससे मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूं, जिससे आप कम से कम भूले नहीं। जॉर्ज कैसल का भवन का निर्माण माधव राव सिंधिया प्रथम ने ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम के आगमन में शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है उसके भीतर करवाया था। समझ में आ गई बात? चलिए दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने जॉर्ज कैसल भवन का जो है टॉपिक वो कवर कर लिया। अब ध्यान सुनेगा, मध्य प्रदेश में एक जिला है दतिया जिला, और दतिया जिले में एक किला है, उस किले को हम क्या कहते हैं? दतिया का किला। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, दतिया के किले के बारे में हमें क्या क्या पॉइंट कवर करना है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिरकार इस दतिया के किले का निर्माण किसने कराया। तो ध्यान सुनेगा, इस दतिया के किले का निर्माण राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, अगर आपसे सपने में भी कोई पूछ ले कि बताओ भाई साहब दतिया के किले का निर्माण किसने कराया, तो तुरंत आवाज आनी चाहिए राजा वीर सिंह देव बुंदेला। और राजा वीर सिंह बुंदेला जो है जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसके बहुत अच्छे दोस्त हैं? राजा वीर सिंह बुंदेला जो मुगल शासक जहांगीर थे, उन जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त थे। और मैं आपको बताऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा कि इन राजा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा ही अकबर के एक नौरत्न थे अबुल फजल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल का मर्डर भी कर दिया जाता है। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबर के नौरत्न अबुल फजल की हत्या भी कर दी थी। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए तो इतना सुनिए कि जो दतिया के किले का निर्माण राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया। कहां के राजा थे ये? ओरछा के राजा थे। कहां के राजा थे ये? ओरछा। ओरछा किस जिले में आता है? ओरछा आता है निवाड़ी जिले में। ओरछा किस जिले में आता है? ओरछा आता है निवाड़ी जिले में। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या ध्यान रखना है फिर से सुनिए। दतिया के किले का निर्माण किसने कराया? राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कराया। कहां के राजा थे ये? ओरछा के राजा थे। ओरछा किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। और राजा वीर सिंह देव बुंदेला किसके मित्र हुआ करते थे? तो जहांगीर के मित्र हुआ करते थे। और जहांगीर के कहने पर ही राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अब इस दतिया के किले का निर्माण राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने अपने दोस्त जहांगीर के लिए ही करवाया था। लेकिन वो बात अलग है कि इस किले में ना तो
कभी जहांगीर आया और ना ही कभी वीर सिंह देव बुंदेला ने यहाँ पे कभी रुका या यहाँ पे कभी अपना निवास बनाया। समझ में आ गई बात। आगे चलकर एक शासक होते हैं, उनका नाम था राजा भवानी सिंह। क्या कहा? एक राजा हुए आगे इस क्षेत्र के, उनका नाम था राजा भवानी सिंह। और इस राजा भवानी सिंह ने क्या किया, इस किले का जो दरवाजा है, किले का कोई ना कोई दरवाजा होगा या सुनो, और इस किले के दरवाजा में एक सेंटेंस लिखवाया, किले के दरवाजा में एक वाक्य लिखवा दिया। क्या था वो सेंटेंस? उन्होंने लिखवाया, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, यानी न्याय राज मुकुट का रत्न है। अब समझिए ये बात कहने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जो राज मुकुट होता है उसकी खूबसूरती अलग अलग मोती, अलग अलग हीरे जवाहरात, अलग अलग रत्न से नहीं है। राज मुकुट की शोभा, राज मुकुट की सुंदरता तब आती है जब राजा न्याय प्रिय हो। समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस किले में, मध्य प्रदेश के किस किले के दीवार में न्याय राज मुकुट का रत्न है, ये वाक्य लिखा है। तो आप बोलेंगे दतिया के किले में। किसने लिखवाया? राजा भवानी सिंह ने लिखवाया। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़े से सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछाएगा दतिया फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच रूरल, किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो आप क्या कहेंगे? वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। और किस किले के दरवाजा में न्याय राज मुकुट का रत्न है, ये वाक्य लिखा हुआ है, ये भी दतिया के किले में लिखा हुआ है। ये वाक्य किसने लिखाया? राजा भवानी सिंह ने लिखाया। दतिया के किले का निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने किसके लिए करवाया था? जहांगीर के लिए करवाया था। अब ध्यान सुनिए दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोग को समझाया था कि एक किला क्या होता है। तो कोई भी कैंपस जिसके चारों तरफ सुरक्षा की ऊंची ऊंची दीवार बना दी जाती है, उस पूरे कैंपस को हम लोग फोर्ट यानी किला कहते हैं। अब इस किले के अंदर आपको बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे महल या फिर बहुत सारे या एक दो तालाब भी देखने को मिल जाएंगे। इस दतिया के किले के भीतर आपको 3 महत्वपूर्ण महल देखने को मिलते हैं। एक का नाम है सतखंडा महल। कौन सा महल दोस्तों? एक का नाम है सतखंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैलेस, सतखंडा पैलेस। समझ में आ गई बात। एक महल का नाम है गोपाल महल। क्या नाम है? एक का नाम है गोपाल महल और एक का नाम है दोस्तों मुंडा महल। क्या नाम है? मुंडा महल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कि सतखंडा महल, गोपाल महल और मुंडा महल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो आप बोलेंगे दतिया। और दतिया में भी दतिया के किले के भीतर है। कौन कौन से? सतखंडा महल, गोपाल महल और मुंडा महल। अब ध्यान से सुनिए, इस सतखंडा महल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला पूछेगा कि सतखंडा महल किस जिले में है, तो आप बोलेंगे सतखंडा महल दतिया में है। दूसरा सवाल, इस सतखंडा महल का निर्माण किसने कराया? चूंकि पूरे किले का ही निर्माण राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कराया, इसीलिए यहां से भी आपसे यहां पे भी आप आंसर करेंगे कि सतखंडा महल का निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा ही करवाया गया था। इसे 7 खंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो महल है 7 मंजिला है, 7 स्टोरीड है और इसकी जो 2 मंजिला है वर्तमान में जमीन के नीचे धंस चुकी हैं, बाकी की जो मंजिल है आपको जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो ध्यान रखना है, दतिया के किले में ही आपको सतखंडा महल देखने को मिलेगा। और ये जो सतखंडा महल है इसी के अंदर आपको ये जो दतिया का किला, इसी के भीतर आपको सतखंडा महल, गोपाल महल और मुंडा महल देखने को मिलता है। चलिए थोड़े से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है सतखंडा महल निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो मैंने अभी अभी बताया कि सतखंडा महल कहां पे दोस्तों? दतिया में है। ये देखिए, ये है सतखंडा महल। इसकी 1 या 2 जो मंजिला है वो अब जमीन के नीचे धंस चुकी हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या अगले महल की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है राजगढ़ महल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राजगढ़ पैलेस। सवाल क्या पूछा जाएगा? यहां पे पूछा जाएगा कि बताइए राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में है। नाम मैंने बताया है राजगढ़, तो ऐसा लगेगा कि राजगढ़ जिले में है, लेकिन नहीं। ये जो राजगढ़ पैलेस है राजगढ़ में नहीं है बल्कि दतिया में है। आप देख सकते हैं ये फोटो, ये है राजगढ़ पैलेस। तो ध्यान रखिएगा, राजगढ़ पैलेस राजगढ़ जिले में नहीं है, राजगढ़ पैलेस दतिया जिले में है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो 3 बुंदेला शासकों ने करवाया था, शुभकर्ण, इंद्रजीत और शत्रुजीत
बुंदेला। आप चाहे तो इनका नाम भूल जाए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना है कि राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दतिया जिले में। क्लियर है? तो मुझे बताइए जॉर्ज कैसल भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में? याद करिए, अरे जॉर्ज कैसल भवन है शिवपुरी में। किसने निर्माण कराया था? माधवराव सिंधिया प्रथम ने। अच्छा, मुझे आंसर करिए कि मध्य भारत प्रांत की विधानसभा भवन के रूप में कौन सा महल कार्य करता था? आंसर करें फटाक से, तो ध्यान रखिएगा मोती महल। और इसी मोती महल में कुछ समय के लिए किसका ऑफिस था? अकाउंटेंट जनरल का, एजी ऑफिस भी था। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे यहां से एक सवाल पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में राजगढ़ पैलेस अवस्थित है, मुझे बताइए ऑप्शन ए में क्या दिखता है? राजगढ़। आधे लोग तो इसी राजगढ़ कर देंगे क्योंकि वो लोग एक लॉजिक लगाएंगे कि दतिया का किला दतिया में है तो राजगढ़ पैलेस, राजगढ़ महल राजगढ़ में होगा, लेकिन नहीं, ये जो राजगढ़ पैलेस है आपको ध्यान रखना है ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक किला है कन्हरगढ़ का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस कन्हरगढ़ के किले से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा? कन्हरगढ़ के किले से पहला सवाल पूछा जाएगा कि कन्हरगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है, तो ये भी दतिया में ही है। यानी दतिया में हम लोगों ने एक तो हमने दतिया का किला पढ़ा जिसका निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था, जिसके अंदर सतखंडा महल, गोपाल महल और मुंडा महल है। और इसी दतिया के किले की दीवार पर राजा भवानी सिंह ने एक वाक्य लिखाया था कि न्याय राजमुकुट का रत्न है। दतिया में ही हम लोगों ने राजगढ़ पैलेस पढ़ा। और दतिया में एक तहसील आती है, उस तहसील का नाम है सेवड़ा तहसील। दतिया जिले में एक तहसील है, दतिया जिले में एक तहसील है, उस तहसील का नाम है सेवड़ा तहसील। और सेवड़ा तहसील में दोस्तों एक स्थान है, उसका नाम है सनकुआ। क्या है? सनकुआ धाम। समझ में आ गई बात? और कहा जाता है कि सनकुआ धाम में ब्रह्मा जी के 4 बेटे, क्या इस सनकुआ धाम में ब्रह्मा जी के 4 जो बेटे थे, उन 4 बेटों का नाम क्या था? सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। इन 4 बेटों ने यहाँ पे क्या की थी? तपस्या की थी। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसे हम लोगों ने सनकुआ धाम कहा जाने लगा। और सनकुआ धाम के पास ही एक किला देखने को मिलता है और उस किले का नाम है कान्हरगढ़ या कान्हरगढ़ का किला। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कान्हरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है दतिया जिले में। दतिया जिले में भी कौन सी तहसील है? सेवड़ा तहसील। और सेवड़ा तहसील में कौन सा स्थान है? सनकुआ धाम। सनकुआ धाम क्यों प्रसिद्ध है? मान्यता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी के 4 बेटों ने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के 4 बेटे का नाम क्या था? सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। सभी में सन आ रहा है, इसीलिए इसे सनकुआ धाम कहा जाने लगा। और सनकुआ धाम के पास ही एक किला है और उस किले का नाम है कन्हरगढ़ का किला। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पे एक बात सुन लीजिए दोस्तों, याद करिए, मैंने आप लोगों को नरसिंहपुर जिले में बरमान घाट पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? ध्यान समझिएगा। मैंने आप लोगों को जब नरसिंहपुर जिला कवर कराया है, क्या कवर कराया है? नरसिंहपुर जिला। तो नरसिंहपुर जिले में मैंने आप लोगों को बताया था एक स्थान है बरमान घाट। कौन सा स्थान है? बरमान घाट। कहां पे है ये बरमान घाट? ये बरमान घाट है नरसिंहपुर में। कहां पे है? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी किनारे घाट है बरमान घाट। यहाँ पे बरमान घाट का मेला भी लगता है। और कहा जाता है इस बरमान घाट ने ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। किसने की थी? ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली है, या ब्रह्मा जी ने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे तपस्या की थी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली या ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली किस स्थल को माना जाता है, तब हमारा आंसर होगा बरमान घाट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने मध्य प्रदेश की किस स्थल में तपस्या की, तब हमारा आंसर हो जाएगा सनकुआ धाम। और ये सनकुआ धाम कहां पे है दोस्तों? दतिया जिले में ही है। समझ में आ गई बात? तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक बार मेरे सवाल का फिर से जवाब दे दीजिए कि कन्हरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कन्हरगढ़ का किला दतिया में है। क्लियर है? सनकुआ धाम के फैक्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास एक अगला किला आता है और उस किले का नाम है चंदेरी का किला। कौन सा किला है दोस्तों? चंदेरी का किला। तो चंदेरी के किले से पहला सवाल पूछा जाएगा कि बताइए चंदेरी का किला है कहां पे, तो आप बोलेंगे चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में है। एक बार मेरे साथ फिर से बोल दीजिए, चंदेरी का किला किस जिले में है? अशोकनगर जिले में है। चंदेरी का किला किस जिले में है? अशोकनगर जिले में है। एक बार आप मैप में देख लीजिए, ये अशोकनगर जिला है कहां पे, यहां पे देख लीजिए
अशोकनगर जिला यहां पे है दोस्तों। ये देखिए गुना से अलग होकर ही दोस्तों कौन से जिले का निर्माण 2003 में कराया गया था, अशोकनगर जिले का। और इसी अशोकनगर जिले में एक किला है और उस किले का नाम है चंदेरी का किला। कौन सा किला? चंदेरी का किला। और आप लोगों को पता होगा कि ये चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, चंदेरी साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे मध्य प्रदेश में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। बहरहाल उसकी चर्चा हम और डिटेल में तब करेंगे जब हम मध्य प्रदेश के जीआई टैग कवर करेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि मध्य प्रदेश में एक किला है और उस किले का नाम है चंदेरी का किला। ये चंदेरी का किला किस जिले में है? ये देखिए यहां पे एक जिला है अशोकनगर जिला। और ये अशोकनगर जिला किससे अलग होकर बनाया गया था? गुना से अलग होकर के बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2003 में बनाया गया था। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो चंदेरी नाम का जो आपको कस्बा दिखता है ना, ये चंदेरी, इस चंदेरी नाम के कस्बे का प्राचीन नाम है चंद्रगिरी। क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम था चंद्रगिरी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बताइए पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या है, तो बोलेंगे पांचालगढ़ है। उसी तरह आपसे अगर पूछा जाएगा कि ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मानधाता। हरदा जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मकड़ई। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बोलेंगे माहिष्मती। समझ में आ गई बात? तो आपको ये जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी जो प्रमुख स्थान है उनके प्राचीन नाम पता होने चाहिए, मैं आपको उसको भी कवर कराऊंगा। क्लियर है? अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि चंदेरी का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रगिरी। इस चंदेरी के शहर में ध्यान सुनिएगा, इस चंदेरी जो शहर है यहां पे बहुत ज्यादा बावड़ियां हैं। क्या है? बहुत ज्यादा बावड़ियां। बावड़ी समझते हो आप लोग? बावड़ी यानी जो कुआं टाइप में होता है या जो छोटे से तालाब के टाइप में होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? बावड़ी कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बावड़ियों का शहर या बावड़ी का शहर कहा जाता है चंदेरी को ही, जबकि चंदेरी का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रगिरी है। समझ में आ गई बात? चल दोस्तों, मुझे बताइए, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया, तो आपने आंसर किया था कि ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरजसेन के द्वारा करवाया गया था। यह सुनो, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस चंदेरी के किले का निर्माण, क्या पूछा जाएगा? इस चंदेरी के किले का जो निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान सुनिएगा राजा कीर्तिपाल। किसने कराया था? राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कराया गया था। समझ में आ गई बात? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये राजा कीर्तिपाल किस वंश के शासक थे, तो ये थे दोस्तों प्रतिहार वंश के। किस वंश के शासक थे? ये थे प्रतिहार वंश के शासक। तो क्या क्या ध्यान रखना है, फिर से सुन लीजिए। पहले ध्यान रखना है चंदेरी का किला किस जिले में है? अशोकनगर जिले में है। चंदेरी का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रगिरी। चंदेरी को हम क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। ये जो चंदेरी का किले का निर्माण प्रतिहार वंश के शासक राजा कीर्तिपाल ने कराया था। समझ में आ गई बात? एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि कब कराया था। इस राजा प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कब कराया था, तो आपको ध्यान रखना है 11वीं शताब्दी के आसपास कराया था। कब कराया था? 11वीं शताब्दी के आसपास कराया था। तो एक बार सारे फैक्ट फिर से सुन लीजिए। चंदेरी का किला कहां पे है? अशोकनगर में है। चंदेरी के किले का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बोलेंगे चंद्रगिरी है। चंदेरी को हम बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है चंदेरी साड़ी को। फिर ध्यान रखना है चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने कराया था। राजा कीर्तिपाल किस वंश के शासक हैं? प्रतिहार वंश के शासक हैं। कब कराया था इस किले का निर्माण? 11वीं शताब्दी में करवाया था। क्लियर दोस्तों? अब यहां पे एक और बात है जो आप ध्यान से सुनिएगा। कौन सा फैक्ट है? यहां पे देखिए, मध्य प्रदेश के इस हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम बुंदेलखंड कहते हैं। मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो यूपी में भी फैला हुआ है, हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के जो ये जिले इस क्षेत्र में आते हैं, उन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। समझ में आ गई बात? और मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं मालवा। क्या कहते हैं इस वाले हिस्से को? इस वाले हिस्से को हम कहते हैं मालवा। समझ में आ गई बात? अब ये जो चंदेरी का किला है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान समझिएगा, ये जो चंदेरी का किला है वो यहां पे है। कहां पे है? ये चंदेरी का किला यहां पे है। यानी चंदेरी का किला बुंदेलखंड और मालवा के सीमा पर है। इस चंदेरी का किला कहां पे है? ध्यान रखिएगा, ये चंदेरी का किला बुंदेलखंड एवं मालवा की सीमा पर है। चंदेरी का किला कहां पे है? चंदेरी का किला बुंदेलखंड एवं मालवा की सीमा पर है। तो अगर आपसे
आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा किला बुंदेलखंड एवं मालवा की सीमा पर है, तो आपको आंसर करना है चंदेरी का किला। क्लियर दिख रहा है कि अशोकनगर का ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड में है और अशोकनगर का इतना हिस्सा मालवा में है, और दोनों की सीमा पर ही आपको चंदेरी का किला देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने चंदेरी के किले के बारे में क्या क्या कवर कर लिया, मैंने बताया चंदेरी का किला अशोकनगर में है, चंदेरी का किला बुंदेलखंड और मालवा की सीमा पर है, चंदेरी का प्राचीन नाम चंदगिरी है। इस चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। अब ध्यान सुनिए दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास में मुगल वंश का इतिहास पढ़ा होगा, और मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। और आप सभी को पता है दोस्तों, बाबर ने 1526 से 1530 के बीच में इन 4 सालों में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। कौन कौन से युद्ध थे, तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, और तीसरा युद्ध जो बाबर के द्वारा 20 जनवरी 1528 को लड़ा गया था उसका नाम था चंदेरी का युद्ध। क्या नाम था उसका, 20 जनवरी 1528 को लड़ा गया था, उसे कहते हैं बैटल ऑफ चंदेरी या चंदेरी का युद्ध। क्या नाम था उसका, उसका नाम था बैटल ऑफ चंदेरी या चंदेरी का युद्ध। क्लियर है, चंदेरी का युद्ध। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, क्या पूछा जाएगा कि बताइए चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप बोलेंगे चंदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 में लड़ा गया। किसके किसके बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर, और इस टाइम पे जो चंदेरी के किले का जो शासक था या सूबेदार था उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, डेट के साथ ध्यान रखना है, 20 जनवरी 1528 को लड़ा गया। चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। अब आप सभी को पता है कि इस चंदेरी के युद्ध में जीत किसकी होती है, तो इस चंदेरी के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। अब ये मेदिनी राय कौन था दोस्तों, ये मेदिनी राय था राजपूत। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार की कौन सी मूवी है, पृथ्वीराज चौहान। और अगर पृथ्वीराज चौहान आपने मूवी नहीं देखी तो आपने पद्मावत मूवी तो देखी होगी। पृथ्वीराज चौहान मूवी में जब पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो बाकी महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूद जाती हैं। क्यों कूद जाती हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। उन्हें पता था अगर हम जीवित रहेंगे तो मोहम्मद गौरी के जो सेनापति हैं, जो सैनिक हैं, हमें क्या ले जाएंगे, अपने साथ गजनी ले जाएंगे और हमारे साथ लूटपाट करेंगे। इसीलिए अपनी रक्षा के लिए प्राणों का त्याग देना राजपूत रानी जो होती हैं गौरव की बात समझती थी। समझ में आ गई बात। और इस प्रथा को कहते हैं जौहर प्रथा, यानी अगर पति क्या कर गया है, युद्ध में हार गया है, तो खुद के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में कूद जाना, इसे क्या कहते हैं, जौहर प्रथा कहते हैं। और इस जब चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हो गई थी, ध्यान सुनेगा, चंदेरी के युद्ध में जब मेदिनी राय की हार हो गई थी तो जितने भी राजपूत रानियां थी उन्होंने किसका प्रथा का पालन कर लिया था, जौहर प्रथा के पालन कर लिया था। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में जौहर कुंड है, क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में जौहर कुंड है, यानी वो कुंड जहां पे अग्नि प्रज्वलित हुई थी और उसी प्रज्वलित अग्नि में चंदेरी के युद्ध के बाद मेदिनी राय की राजपूत रानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उस जौहर कुंड का संबंध मध्य प्रदेश के किस किले से है, तो चंदेरी के किले से है। किस जिले से पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, अशोकनगर जिले से है। समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों, और आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि किला क्या होता है, कैंपस होता है, और इस किले के भीतर आपको बहुत सारी इमारतें भी देखने को मिलती हैं। तो चंदेरी के किले के भीतर कौन कौन सी इमारतें हैं, इससे सवाल पूछा जाता है। क्लियर है। तो एक बार स्ट्रिक्ट पर गौर फरमाएगा, और ट्रिक से पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं। मैंने आप लोग को यह तो बता दिया कि राजपूत रानियों ने कहां जौहर किया था, तो जौहर किया था चंदेरी के किले में, इसलिए चंदेरी के किले में जौहर कुंड देखने को मिलता है। सीधे पूछा जाएगा जौहर कुंड कहां पे है, तो चंदेरी के किले में है। जिला पूछेगा तो अशोकनगर है। मुझे बताइए दोस्तों, इस जौहर कुंड में राजपूत रानियों ने खुद की कुर्बानी दे दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में या मध्य प्रदेश के किस किले में कुर्बानी चबूतरा है, क्या पूछाएगा, मध्य प्रदेश के किस किले में कुर्बानी चबूतरा है, तो आप क्या बोलेंगे कि कुर्बानी चबूतरा का संबंध कहां से है, अशोकनगर जिले के चंदेरी के किले से है। अब ध्यान सुनिएगा,
इस किले के भीतर एक महल है और उस महल का नाम है नौखंडा महल। क्या नाम है? नौखंडा महल। याद करिए, अभी अभी मैंने आप लोग को सतखंडा महल पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है मैंने आप लोग को सतखंडा महल पढ़ाया है। और ये सतखंडा महल कहां पे है? ये सतखंडा महल है दतिया में। सतखंडा महल कहां पे है मेरे प्यारे दोस्त? सतखंडा महल है दतिया में। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि नौखंडा महल कहां पे, क्या पूछा जाएगा? नौखंडा महल। तो नौखंडा महल चंदेरी के किले में है। कैसे याद रखेंगे? जौहर कुंड, कुर्बानी चबूतरा तो याद हो गया। जब बाबर चंदेरी पर आक्रमण किया तो उसने महल के कितने खंड कर दिए? 9 खंड कर दिए। इससे आप याद रख पाएंगे कि जौहर कुंड, कुर्बानी चबूतरा और नौखंडा महल कहां पे है? चंदेरी के किले के भीतर है। इसके अलावा भी चंदेरी के किले के भीतर अन्य इमारतें मिलती हैं। अब वो इमारतें आपको याद होनी चाहिए। सीधे पूछेगा कि बताइए हवा महल कहां पे है, तो आप बोलेंगे चंदेरी में। बादल महल कहां पे है, तो आप बोलेंगे चंदेरी के किले में। कोशक महल से सवाल भी पूछा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कोशक महल मत पेश के किस किले के भीतर है, तो चंदेरी के किले के भीतर है। अब इतने सारे किले हमें कैसे, यानी इतने सारी इमारत हमको लंबे टाइम तक कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बताया है, ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है? एक ट्रिक है, मेरे साथ आप बोलेंगे, चंद देर हवा में उड़कर देखो जनाब। क्या एक ट्रिक है? मेरे साथ बोलिए, चंद देर हवा में उड़कर देखो जनाब, बादल को शक नहीं होगा कि आप देव की शहजादी के साथ चंदन लगा रहे थे। आप मेरे साथ 2 बार बोलिए, जिसे ट्रिक अभी याद हो जाए। ट्रिक बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि इस ट्रिक के जरिए आप सब इन इमारतों को याद रख पाएंगे। मेरे साथ ट्रिक बोलिएगा, चंद देर हवा में उड़कर देखो जनाब, बादल को शक नहीं होगा कि आप देव की शहजादी के साथ चंदन लगा रहे थे। एक बार और मेरे साथ बोल दीजिए, चंद देर हवा में उड़कर देखो जनाब, बादल को शक नहीं होगा कि आप देव की शहजादी के साथ चंदन लगा रहे थे। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, चंद देर से आ जाएगा चंदेरी, जिससे कम से कम आपको यह भी याद है ना कि ये जो ट्रिक है वो चंदेरी के किले की है। या सुनो, हवा से आ जाएगा हवा महल। सीधे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस किले में या किस जिले में आपको हवा महल देखने को मिलता है, तो किला पूछेगा तो आप बोलेंगे चंदेरी का किला, जिला पूछेगा तो अशोकनगर। अब मुझे बताइए दोस्तों, पूरे भारत देश में कहां का हवा महल बहुत ज्यादा फेमस है? जयपुर का हवा महल बहुत ज्यादा फेमस है। समझ में आ गई बात? तो मध्य प्रदेश में हवा महल कहां पे है? चंदेरी में। उसके बाद बादल, तो बादल महल भी कहां पे है दोस्तों? चंदेरी में। मैंने ग्वालियर के किले जब मैंने पढ़ाया तब मैंने बताया बादल महल आपको 2-3 जगह देखने को मिलेगा। याद करिए, वो वाली क्लास मैंने बताया था कि ग्वालियर के किले का जो हिंडोला दरवाजा है उसे भी बादल महल कहते हैं। एक बादल महल आपको यहां चंदेरी में मिल गया, और एक बादल महल जब मैं आपको रायसेन का किला पढ़ाऊंगा उस वक्त भी एक बादल महल देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चंदेर से आ जाएगा चंदेरी, हवा से आ जाएगा हवा महल, बादल से आ जाएगा बादल महल, कोशक से आ जाएगा दोस्तों कोशक महल। कोशक से क्या आ जाएगा? कोशक से आ जाएगा कोशक महल। उसके अलावा देव से आ जाएगा देवगढ़ का किला। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये जो देवगढ़ का किला है चंदेरी के पास ही है, चंदेरी से 30-35 किलोमीटर पास है, चंदेरी के किले के भीतर नहीं है, और ये ललितपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। और ये जो देवगढ़ है दोस्तों, इसे बेतवा नदी का द्वीप कहा जाता है। इस जो कस्बे से दोनों तरफ से बेतवा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इस देवगढ़ को बेतवा नदी का द्वीप भी कहा जाता है। शहजादी से आ जाएगा दोस्तों शहजादी का रोजा। अभी शहजादी का रोजा क्या है दोस्तों? तो ये एक मकबरा है, ये एक समाधि है। किसकी समाधि है? तो मुगल काल में जो चंदेरी का सूबेदार हुआ करता था उसकी बेटी की समाधि है शहजादी का रोजा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा शहजादी का रोजा कहां पे है, तो आप बोलेंगे चंदेरी में। इसके अलावा चंदन मठ, तो अगर आपसे पूछा जाएगा चंदन मठ कहां पे है, तो भी आप बोलेंगे चंदेरी में। याद करिए दोस्तों, मैंने आप लोग को गोलकी मठ भी पढ़ाया है। याद करिए कहां पे पढ़ाया है मैंने गोलकी मठ? याद करिए जब मैंने आप लोग को भेड़ा घाट पढ़ाया है, तो भेड़ा घाट पढ़ाते समय मैंने बताया था कि भेड़ा घाट का जो 64 योगिनी मंदिर है उसे गोलकी मठ कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा चंदन मठ कहां पे है, तो चंदेरी में। तो इतनी सारी इमारतें आपको ध्यान में रखना है। मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए, चंद देर हवा में उड़कर देखो जनाब, बादल को शक नहीं होगा कि आप देव की शहजादी के साथ चंदन लगा रहे थे। चंद देर से आ जाएगा चंदेरी, हवा से आ जाएगा हवा महल, बादल से आ जाएगा बादल महल, कोशक से आ जाएगा कोशक महल, देव से आ जाएगा देवगढ़ का किला जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में
में है। शहजादी से आ जाएगा शहजादी का रोजा, जो कि चंदेरी के जो सूबेदार हुआ करता था उनकी बेटी यानी शहजादी का एक मकबरा है, समाधि है। चंदन से आ जाएगा दोस्तों चंदन मठ। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नौखंडा महल निम्न में से किस जिले में है, तो अभी अभी मैंने बताया नौखंडा महल का संबंध चंदेरी से है, जबकि सतखंडा महल बोलेगा तो दतिया से है। क्लियर है। चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, जल्दी मुझे बताएं। अशोकनगर में है। और ये चंदेरी का किला बुंदेलखंड और मालवा की सीमा पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा चंदेरी के किले का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया, तो याद करिए 11वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के शासक कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा बी यानी प्रतिहार। क्लियर है। चलिए मध्य प्रदेश के किस जिले के भीतर हवा महल अवस्थित है, तो उस ट्रिक को याद करिए। चंद देर हवा में उड़कर देखो जनाब, हवा से आ जाएगा हवा महल। देश भर में हवा महल कहां का फेमस है, जयपुर में। मध्य प्रदेश की किस जिले में हवा महल है, तो आप बोलेंगे अशोकनगर में। किला पूछेगा तो चंदेरी के किले के भीतर आपको हवा महल देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने किन किन पॉइंट्स को कवर किया, मेरे साथ रिकॉल करिए। सबसे पहले हम लोगों ने जय विलास पैलेस पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने मोती महल पढ़ा, मोती महल के बाद मैंने आप लोगों को दतिया का किला पढ़ाया, दतिया के किले के भीतर मैंने सतखंडा महल की चर्चा की, उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने चंदेरी के किले की चर्चा की। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब थोड़े से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा एक अगला किला आता है, उस किले का नाम है रायसेन का किला। कौन सा किला, रायसेन का किला। अब ध्यान से सुनिएगा, रायसेन का किला कहां पे है, तो ये रायसेन जिले में है। लेकिन राजगढ़ महल कहां पे है, राजगढ़ पैलेस वो दतिया में, उससे बचकर रहिएगा। क्लियर है। राजगढ़ पैलेस है दतिया में, रायसेन का किला कहां पे है, रायसेन में। अब यहां पे पूछा जाएगा कि रायसेन किले का निर्माण किसने कराया। जैसे मैंने आप लोग को बताया चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार वंश के शासक कीर्तिपाल ने कराया था। उसी तरह रायसेन किले का निर्माण किसने कराया, तो ध्यान रखना है राजा राज बसंती ने 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। अब कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे किले आएंगे हमारे पास, बहुत सारे निर्माता आएंगे, तो लंबे टाइम तक कैसे याद रखेंगे कि किस किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो उसका एक जुगाड़ है। देखिए दोस्तों, रायसेन यानी राय और बसंत, राजा राज बसंती में बसंत, तो मेरी राय में क्या आ गया, बसंत आ गया। कह देते हैं ना कई बार हमारे यहाँ कि मुझे लगता है मेरी राय में अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, मेरी राय में ठंडी आ चुकी है, मेरी राय में बरसात शुरू हो चुकी है। उसी तरह मेरी राय में बसंत आ गया है। तो राय से आ जाएगा रायसेन और बसंत से आ जाएगा राजा राज बसंती। तो ध्यान रखिएगा, रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया, राजा राज बसंती ने कराया। और मैंने बताया ही है, एक किले के भीतर आपको बहुत सारी इमारतें देखने को मिलती हैं। जैसे मेरे साथ रिवाइज करिए, ग्वालियर के किले के भीतर आपको चतुर्भुज मंदिर देखने को मिला था, गुजरी महल देखने को मिला था, सूरज ताल और गंगोल ताल भी ग्वालियर के किले के भीतर थे, सिंधिया स्कूल भी ग्वालियर के किले के भीतर थी। उसी तरह ये जो रायसेन का किला है, रायसेन के किले के भीतर आपको तीन प्रसिद्ध महल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। कौन कौन से महल, एक बार मेरे साथ बोलिए, बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। एक बार और बोलिए, बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। ये देखिए दोस्तों, फिर से एक बादल महल आ गया। और बादल महल की चर्चा मैंने ग्वालियर में भी की है, बादल महल की चर्चा मैंने चंदेरी में भी की है, और तीसरा बादल महल कहां पे आ गया, रायसेन किले में आ गया। क्लियर है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट महल है राजा रोहित का महल। सीधे सवाल पूछा जाएगा कि राजा रोहित का महल मध्य प्रदेश के किस किले में है, तो आपको बोलना है रायसेन के किले में। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, राजा रोहित का महल किस किले में है, तो राजा रोहित का महल है रायसेन किले में। अच्छा, नौखंडा महल कहां पे है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, नौखंडा महल कहां पे है, चंदेरी में। क्लियर है। जौहर कुंड भी कहां पे है, चंदेरी में। लेकिन राजा रोहित महल कहां पे है, रायसेन के किले के भीतर। इस किले के भीतर एक और महल है दोस्तों, इत्रदार महल। अब इसे याद करना बहुत आसान है। मुझे बताइए बसंत के मौसम में नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल आते हैं, तो हर जगह खुशबू होती है। कैसी खुशबू, इत्र के जैसे खुशबू। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इत्रदार महल कहां पे, इत्रदार पैलेस कहां पे है, तो यह है रायसेन के किले के भीतर। तो क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, ध्यान सुनिएगा। रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया, राजा राज बसंती ने कराया। रायसेन किले के भीतर ही आपको बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्रदार महल देखने को मिलेगा। ये जो इत्रदार महल है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा,
महल में क्या हुआ करता था, राजा बैठता था और राजा की एक दरबार लगा करती थी। महल में यही होता है, सुनो, मान लीजिए मैं राजा हूं और दूर दूर तक मेरे मंत्री मेरे प्रजा बैठे हैं। और उस टाइम पे साउंड सिस्टम तो था नहीं दोस्तों, या सुनो, साउंड सिस्टम तो था नहीं कि मैं यहां से बोलूं और दूर दूर तक आवाज चली जाए। अब राजा को बड़ी दिक्कत हुआ करती थी अपनी बातों को दूर कोने पे बैठे किसी व्यक्ति तक के कानों तक पहुंचाने में। तो इस इत्रदार महल को, जो कि रायसेन के किले के भीतर है, इस इत्रदार महल को कुछ इस प्रकार का बनाया गया था कि जो मेरी मुंह से निकली हुई आवाज है इसके दीवार से टकराते टकराते अंत तक पहुंच जाए। यानी इस महल में एक इको साउंड सिस्टम फिट किया गया था। इको साउंड सिस्टम कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, इसके दीवार में इसके ऐसे पत्थर यूज किए गए थे, ऐसे रंगों की पुताई की गई थी जिससे आवाज इको कर करके पीछे तक पहुंच जाए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला है जो इको साउंड सिस्टम के लिए फेमस है, तो आपको बोलना है इत्रदार महल। किसके लिए फेमस था? इको साउंड सिस्टम के लिए फेमस था। यस सुनो, आप मुझे बताइए, कोई एक किला है, किले के भीतर पानी वानी की व्यवस्था के लिए कोई ना कोई तालाब भी बनवाया जा सकता है। जैसे ग्वालियर के किले के भीतर सूरज ताल और गंगोल ताल नाम के दो छोटे छोटे तालाब या दो छोटी छोटी झीलें थी। इसी तरह रायसेन के किले के भीतर बहुत ज्यादा बावड़ियां बनवाई गई थी। कितनी बावड़ियां? तो 40 कुएं और बावड़ियां बनाई गई थी। भारत के और किसी भी किले के भीतर इतनी बावड़ियां नहीं बनाई गई हैं जितनी रायसेन के किले में बनाई गई हैं। तो अगर इस प्रकार का सवाल बन जाए कि बताइए मध्य प्रदेश का वो कौन सा किला है जिसमें पूरे भारत के किलों की तुलना में सबसे अधिक कुएं और बावड़ियां हैं, लगभग 40 कुएं और बावड़ियां हैं, तो आपको बोलना है रायसेन का किला। यह सुनो, तो अगर आपसे बोला जाएगा बावड़ियों का शहर, किस शहर में बहुत ज्यादा बावड़ियां हैं, तो चंदेरी। लेकिन बावड़ियों का किला पूछा जाएगा तो रायसेन का किला। और इस रायसेन के किले में ही एक भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सोमेश्वर महादेव मंदिर का संबंध किस जिले से है, रायसेन से है या रायसेन के किले से है। और हाल ही में दोस्तों इस भगवान शिव के इस मंदिर में ताला लगा हुआ है और इस ताले को खोलने के लिए लगातार जनता द्वारा डिमांड की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर महादेव मंदिर भी कहां पे है? रायसेन के किले में। तो कुछ सवाल का जवाब मेरे दीजिए। रायसेन का किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ट्रिक याद करिए, मेरी राय में क्या आ चुका है? बसंत आ चुका है। तो रायसेन किले का निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया था। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, रायसेन का किले का निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया था। कैसे याद रखेंगे? मेरी राय में क्या आ गया? बसंत आ गया है। और बसंत आएगा तो किसकी खुशबू आएगी? इत्र की। तो इत्रदार महल, राजा रोहित महल और बादल महल भी कहां पे है? रायसेन के किले में है। समझ में आ गई बात? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इत्रदार महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो अभी अभी मैंने बताया रायसेन के किले के भीतर है। कौन सा महल इको साउंड सिस्टम के लिए फेमस है? अगर इस प्रकार का कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे इत्रदार महल। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत सारे किले और महल को कवर किया। इस वीडियो को 2x पे लगाकर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। खुद के बेहतरीन अपने हैंड रिटन नोट्स भी जरूर बनाते चले। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।